क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं अचानक हमारे यहाँ जो अमूमन नहीं होता, बिजली गुल हो गई और पूरी व्यवस्था जैसे बैठ गई थी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि फिर से हम लोग आपस में जुड़ चुके हैं और शायद हम तमाम लोग फिर इस बातचीत को शुरू कर सकेंगे। मैं अनुपम जी की चर्चा कर रहा था और क्या कोई मुझे बता सकता है कि मैं दोबारा आप लोगों से जुड़ चुका हूँ और मेरी आवाज़ ठीक ढंग से पहुँच रही है? शायद पहुँच रही है। तो अनुपम जी की बात हम लोग कर रहे थे। अनुपम जी से जो मेरा परिचय था, मैं उसकी बात कर रहा था कि जनसत्ता के शुरुआती दिनों में 1996 की बात है ये। मैं जब वहाँ संपादकीय पेज देखने का काम शुरू कर रहा था, तो नर्मदा आंदोलन पर एक लेख मुझे लिखवाना था। उस आंदोलन पर लिखते हुए, एक मिनट, उस आंदोलन पर लिखते हुए मैंने कृष्ण कुमार को फ़ोन किया कि कृष्ण कुमार जी, आप एक लेख नर्मदा आंदोलन पर लिख दीजिए। कृष्ण कुमार जी ने कहा कि प्रियदर्शन जी, ऐसा है कि इस पे सबसे अच्छा अभी अनुपम मिश्र लिखेंगे, तो आप उनसे बात कीजिए। फिर शुक्रिया भाई हिमांशु जी। तो आपने कहा कि कृष्ण कुमार जी ने कहा कि आप अनुपम मिश्र से बात कीजिए। लेकिन उन्होंने साथ में जोड़ा कि अनुपम जी किसी बात से आप लोगों से दुखी हैं, जनसत्ता से दुखी हैं। उन्होंने कोई पृष्ठ तैयार करवाया था जो आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया। तो ये बात बड़ी चौंकाने वाली थी और हमने पता करने की कोशिश की। पता चला अनुपम जी दिल्ली में नहीं हैं, जयपुर गए हुए हैं। मोबाइल उन दिनों था नहीं और अनुपम जी मोबाइल इस्तेमाल करने वाली पीढ़ी के थे नहीं। तो हम लोगों को प्रतीक्षा करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं था कि हम अनुपम जी से पूछें कि वो कौन सा पेज था। मैंने मंगलेश जी से चर्चा की इस बात की, कोई पेज अनुपम जी का था जो जा नहीं सका था। उनको याद आया कि हाँ, कोई पेज तो था, लेकिन वो क्यों नहीं गया था ये उनकी समझ में नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने अपनी सहयोगियों को, पारुल शर्मा को और रजनी नागपाल को बुलाया। उनसे पूछा कि तुमको याद है अनुपम मिश्र पे के कहने को लेकर कुछ पेज वेज बने थे। सबको याद था कि पेज बने तो थे, लेकिन वो छपे क्यों नहीं थे, ये किसी को ख्याल नहीं था। तो एक दिन बड़े उहापोह में गुजरा। सब लोगों को पता चल गया कि अनुपम जी की नाराजगी को लेकर जनसत्ता में कुछ लोग बड़े परेशान हैं। अगले दिन जब अनुपम जी आए लौटकर, तो उनको ये सारी खबर मिली। वो आए, उन्होंने आकर जानकारी दी कि भाई वो पेज तो उन्होंने ही रोका था। किसी वजह से वो उस पेज से संतुष्ट नहीं थे। उनको लगा कि आधा अधूरा पेज है। उन्होंने कहा कि ना ना, ये पेज नहीं जाएंगे। तो इस तरह ये सारा मामला खत्म हुआ। लेकिन उनकी दिलचस्पी ये पैदा हुई कि कौन सा आदमी है प्रियदर्शन नाम का जो उसको इतने फिक्र थी। तो अगले दिन अचानक मैं देखता हूँ कि एक आदमी मेरे सामने हाथ जोड़े खड़ा है कि नमस्कार, मैं अनुपम मिश्र। मैं बिल्कुल अपनी सीट पे खड़ा हो गया। मैंने कहा कि मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ इस बात के एहसास के बावजूद कि जनसत्ता में तमाम तरह के लोग, तमाम बड़ी हस्तियां आती जाती रहती थीं। कभी वो किस्सा भी सुनाऊंगा। लेकिन अनुपम जी अचानक एक दिन मेरे सामने आ खड़े होंगे और वो अपनी दो किताबें मेरे लिए लाए थे। एक तो वही आज भी खरे हैं तालाब, वो 3 साल पहले छपा था और उस समय खूब चर्चा बटोर रहा था। और दूसरी राजस्थान की रजत बूंदें। ये दोनों किताबें उनकी मुझे बिल्कुल किसी तोहफे की तरह मिली। ये प्रकाशन भी पुराना है। ये जो किताब मैं दिखा रहा हूँ ये बाद का प्रकाशन है, लेकिन उस प्रकाशन का भी अपना एक इतिहास है। मैंने इस संस्करण का भी, ये विशेष संस्करण है। तो अनुपम जी उसके बाद बैठे, उन्होंने खूब बात की और वो ऐसी बातचीत थी जो पहली मुलाकात की बातचीत नहीं थी। बहुत सहज भाव से, या मेरे लिए तो बहुत बड़े आदमी के साथ मिलने की बात थी, लेकिन बहुत सहज भाव से मिले। और उसके बाद उन्होंने हर 15 दिन पे
वो मुझे फ़ोन करना शुरू किया। वो कुछ नहीं करते थे। कैसे हो भैया? क्या हाल-चाल है? क्या नया किया? वो हाल-चाल लेते थे, 5-7 मिनट गप करते, किसी विषय पे बात करते और फ़ोन रख देते। और अक्सर मैं संकोच में पड़ जाता इस वादे के साथ कि मैं फ़ोन करूँगा आपको, मैं फ़ोन करूँगा आपको। और कुछ अपनी अस्त-व्यस्तता, कुछ अपने अराजक स्वभाव की वजह से ये फ़ोन मैं कर नहीं पाता। ये सिलसिला लगातार चलता रहा और उन्होंने कभी इस बात की शिकायत नहीं की, बल्कि वो आश्वस्त भाव से कहते थे, "अरे तुम फ़िक्र मत किया करो, मैं कर लेता हूँ फ़ोन, इसमें क्या बात हुई?" और वो अपनी बीमारी के दिनों के बाद भी फ़ोन करते रहे। जब उनका इलाज चल रहा था, उन दिनों भी लौट कर मतलब अपने देहावसान से 1 महीने पहले भी उन्होंने मुझे फ़ोन किया। तो संपर्क बनाए रखने का ये जो शील था और संपर्क किसी मकसद से नहीं, किसी बड़े आदमी से नहीं, अपने से बहुत मतलब अनुजवत एक शख्स के साथ एक आत्मीय रिश्ता बनाए रखने का जो काम था, अनुपम जी जैसे उसको किसी नियम की तरह निभाते थे। और सिर्फ़ मुझे लगता है मैं ही अकेला ऐसा सौभाग्यशाली नहीं था, बल्कि जब मैं कार्यक्रम शुरू कर रहा था तो मुझे दुविधा थी कि कई सुनने वाले ऐसे होंगे जिनके पास अनुभव अनुपम जी के अनुभव मुझसे ज़्यादा होंगे, जो उनसे कहीं ज़्यादा नियमितता के साथ मिलते होंगे और जो उनके हालाँकि बहुत पारदर्शी व्यक्तित्व था उनका, लेकिन पारदर्शी व्यक्तित्वों की भी कई परतें होती हैं और उन परतों को समझने का अपना सुख होता है, तो उन परतों को मुझसे बेहतर खोलेंगे। तो इसके बावजूद जो स्नेह अनुपम जी से था, उसकी मार्फ़त मैं यहाँ चला आया। एक दूसरी बात जो एक सबक उनसे मैंने सीखा और जिसको फिर मैं किसी ढीठ आदमी की तरह भूल गया, वो ये था कि एक बार उनको ये लोग शिकायत बहुत करते थे कि जनसत्ता वाले चिट्ठियों का जवाब नहीं देते। ये शिकायत मंगलेश जी से भी थी लोगों को कि मंगलेश डबराल को चिट्ठी लिखो, वो जवाब नहीं आता है। जवाहरलाल कौल से भी शिकायत थी कि उनको रचना भेजो, चिट्ठी लिखो, जवाब नहीं आता है। और ये सच है कि वहाँ इतनी सारी चीज़ें आती थीं कि हम लोग सोचते थे कि जवाब देंगे। हम लोग कई रचनाएँ ऐसी होती थीं, जो आप ले भी सकते थे, छाँट भी सकते थे। तो आप सोचते थे किसी क्राइसिस में ले लेंगे, लेकिन जवाब देना स्थगित रहता था। तो ऐसे ही मुझे याद है नाम अभी तक, कमलेश कुमार दीवान जी ने अनुपम मिश्र से शिकायत की कि जनसत्ता वाले तो जवाब नहीं देते। अनुपम मिश्र ने उनको कहा कि नहीं, वहाँ एक नया लड़का आया है प्रियदर्शन, तुम उसको भेजो पत्र, वो जवाब देगा। तो कमलेश जी ने उसके बाद कमलेश कुमार दीवान ने उसके बाद मुझे पत्र भेजने शुरू किए। लेकिन मैंने भी जनसत्ता की जो परंपरा थी, जो अभ्यास था, मैंने भी जवाब नहीं दिया। तब अनुपम जी ने एक बार मुझे टोका कि भाई प्रियदर्शन, तुम पत्रों के जवाब क्यों नहीं देते हो? मैं बिल्कुल निरुत्तर, मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था कि मैं क्या बताऊं क्यों नहीं देता हूं। मैंने कुछ हकलाते हुए कहा होगा कि अस्त व्यस्तता और ये और वो कई तरह की चीजें। उन्होंने कहा कि देखो, चिट्ठियां लिखना बहुत जरूरी है और इससे मतलब जो पत्र तुमको लिखता है वो चाहता है कि उसको कोई भी रिस्पॉन्स मिले। तुम यही लिख दो कि भाई आपका पत्र मिला, हम लोग इस पे विचार कर रहे हैं। तुम यही लिख दो कि पत्र मिला, बताऊंगा। ये 3 शब्द लिखने में क्या जाता है? और ऐसा करो, 15 पैसे का पोस्ट कार्ड आता है, तुम ढेर सारे पोस्ट कार्ड ले आओ और हर सुबह तय कर लो कि सुबह उठने के बाद चाय पीते हुए तुम कुछ चिट्ठियां जरूर लिख लोगे। उनकी ये सलाह मैंने उस समय तो गांठ बांध ली। मैं एक साथ जाके जो उस दिन 60 70 80 लिफाफे में पोस्ट कार्ड में ले आया और वाकई नियम पूर्वक मैंने 15 20 दिन या हो सकता है 2 3 महीने उसको चलाया भी। जितने पत्र आए मैंने सबका जवाब दिया और मैंने पाया कि वाकई वो कमाल का काम है। मतलब आप कुछ नहीं करते हैं, किसी को मतलब बाद में अब मुझे लगता है कि कोई मुझे हल्का अभिवादन करे और मैं उसकी ओर देखे बिना मगरूर गुजर जाऊं, तो उसको जैसा एहसास होगा, कुछ वैसा ही किसी चिट्ठी लिखने वाले को होता होगा, जो उसको उसका जवाब नहीं मिलता होगा। उसको लगता होगा कि आदमी जवाब तक नहीं दे सकता है और जवाब मिल जाने भर से उसको लगता है कि देखो, ये आदमी कितना विनम्र है। तो अचानक विनम्र होने का एक तमगा मुझे भी मिल गया, क्योंकि मैं चिट्ठियों के जवाब देता था। ये अलग बात है कि जब पोस्टकार्ड वो सारे खत्म हो गए,
तो मैंने सोचा कि अच्छा कल लाऊंगा, परसों लाऊंगा, एक दिन ले आऊंगा। धीरे धीरे वो डाकघर जाना भी स्थगित हुआ और चिट्ठियां लिखने का वो अभ्यास भी खत्म होता चला गया। बाद में हम सब फोन पे आ गए, मोबाइल आ गया तो उन चिट्ठियों का दौर चला गया। लेकिन संबंधों का क्या मोल होता है, ये अनुपम जी की, और उनको कैसे निभाया जाता है, कैसे बहुत कम साधनों में, बहुत कम निवेश करके आप संबंधों का एक बड़ा संसार सृजित कर सकते हैं, ये अनुपम जी ने बताया। अनुपम जी की विनम्रता की बहुत चर्चा होती है। विनम्रता और दृढ़ता बहुत कम लोगों में एक साथ मिलती है, उनके भीतर ये थी। और इसको वो किसी शील की तरह, फिर मैं बार बार शील शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि अनुपम जी के बारे में बोलते हुए मुझे सबसे पहला और सबसे सही शब्द यही लगता है जो मैं कह सकूं कि वो शील का बहुत ख्याल रखते थे। तो उनमें एक विनम्रता थी, दृढ़ता थी, और किसी भी प्रयत्न में अपने आप को आगे न दिखाने का एक ख्याल था। मतलब हम लोग सब जानते हैं कि आज भी तले खरे हैं तालाब और राजस्थान की रेत बूंदें अनुपम मिश्र की किताबें हैं, जिन्होंने उनको छापा, दूसरे प्रकाशनों ने उन्हीं के नाम से छापा। लेकिन अनुपम जी ने कभी उसका उस तरह से क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की। मेरे पास ये जो विशेष संस्करण है, इसमें भी अनुपम जी का नाम लेखक के तौर पे कहीं नहीं है। मतलब जिस किताब को उन्होंने लिखा, गांधी शांति प्रतिष्ठान ने चूंकि उसको छापा था और कुछ उसकी मदद थी, इसलिए वो आज भी खड़े हैं तालाब, पर्यावरण कक्ष, गांधी शांति प्रतिष्ठान, नई दिल्ली। अगले पृष्ठ में कहीं लेखक का नाम नहीं है। एक किताब किसने लिखी वो बताने को तैयार नहीं है। अंत में मतलब चौथे पृष्ठ पे आता है, वह लेखक अनुपम मिश्र नहीं आता है। आलेख अनुपम मिश्र, शोध और संयोजन शीना मंजूश्री, सज्जा और रेखांकन दिलीप चिंचालकर, ये आता है। एक लेखक के रूप में भी वो अपने प्रयत्न का श्रेय लेने को तैयार नहीं थे, इस वाजिब ईमानदारी के साथ कि उनका कहना था कि ये तो मैंने गांधी शांति प्रतिष्ठान में रहते हुए काम किए हैं यार, और ये दूसरों का दिया हुआ ज्ञान है जिसको मैंने लिख भर दिया है। यही स्थिति उनकी दूसरी किताब राजस्थान की रेत बूंदे में है। यहां भी लेखक का नाम आपको कहीं नहीं मिलेगा। यहां भी वो आलेख और चित्र अनुपम मिश्र, शोध और संयोजन शीना और मंजूश्री मिश्र, सज्जा और रेखांकन दिलीप चिंचालकर। तो ये जो चीज है, एक लेखक के तौर पर बिल्कुल अपने आप को हाशिए पे रखना, कहीं जोर शोर से घोषणा न करना कि मैं तो लेखक हूं, ये चीज मतलब लेखक होने का अभिमान हम सबके भीतर है, शायद अनुपम जी के भीतर भी होगा, लेकिन उसका ऐसा सहज प्रगटीकरण, इतना स्पष्ट प्रगटीकरण, यह मतलब आवाज देना कि मैं लेखक हूं इस किताब का, ये उनको शायद गवारा नहीं था। तो एक बात तो ये, दूसरी बात, वो बहुत सजग सावधान लेखक थे। उनका गद्य बिल्कुल साफ पानी जैसा गद्य था। मतलब हिंदी में आपको मुझे लगता है कि जैसे आप किसी सुराही का पानी पीते हैं, जैसे किसी घड़े का पानी पीते हैं, तो उस घड़े की जो मिठास होती है, उसकी जो उस पानी की जो शीतलता और मिठास होती है, कुछ वही शीतलता और मिठास अनुपम जी की भाषा में, अनुपम जी के गद्य में थी। और वो गद्य साहित्यिक या ललित गद्य नहीं था, वो बिल्कुल बोलचाल का गद्य है, जिसमें देशज शब्दों की बहुतायत है, तत्सम भी हैं, तद्भव भी हैं। ऐसा नहीं कि वो मतलब किसी खास तरह की शब्दावली से सुचिंतित तौर पर परहेज करते हैं। वो बिल्कुल जब उनको मरुभूमि लिखना होता है तो मरुभूमि लिखते हैं। राजस्थान की रजत बूंदें एक तत्समनिष्ठ प्रभाव वाला शीर्षक वो इस्तेमाल करते हैं।
लेकिन वो शब्द की आत्मा जैसे पहचानते हैं। उनको मालूम है कि हाँ, यही शब्द ठीक होगा। और ये बात लगभग सब लोग जानते हैं कि जनसत्ता में बोलचाल की जो भाषा थी, वो बोलचाल की भाषा शुरू में प्रभाष जोशी जी के साथ अनुपम जी ने ही लोगों को सिखाई। वहाँ बाकायदा डेस्क में बैठते थे वो, संपादन करते थे वो, लोगों को सिखाते थे वो। मैं दुर्योग से उस समय जनसत्ता की टीम में नहीं था, मैं उसके दशकों बाद आया। लेकिन यह किस्से मैंने लोगों से सुने हैं कि अनुपम जी कैसे दूसरों की कॉपी सवारा करते थे। अब मुझे नहीं मालूम कि जनसत्ता या एक्सप्रेस के या भारतीय पत्रकारिता के इतिहास के किसी काम में अनुपम जी के इस काम का योगदान है या का श्रेय है या नहीं, अनुपम जी के इस योगदान का जिक्र है या नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा योगदान था। उसके पहले के अखबार आप देखें, उसके पहले की पत्रिकाएं देखें तो लगता है कि एक लिखित शब्दावली, एक पांडित्यपूर्ण भाषा सबसे बड़ी चीज मानी जाती थी। ये जनसत्ता था जिसमें कुछ प्रभाष जी की अपनी अकड़, उनकी अपनी अक्खड़ता थी और कुछ अनुपम जी की निर्मलता। हालांकि फिर मैं दोहराऊंगा कि प्रभाष जी की भी अपनी निर्मलता रही होगी जो थी, लेकिन इन दोनों ने मिलकर जनसत्ता की भाषा बनाई थी। भाषा पे मेरी उनसे कई बार बात होती थी और कुछ शब्दों से वो बड़े नाराज रहते थे। एक बार जब वो खिलाड़ियों के संन्यास लेने की बात आती है तो बोलते थे खिलाड़ी संन्यास कैसे ले रहे हैं, संन्यास बड़ा पवित्र शब्द है, संन्यास लेना क्या होता है, कोई खिलाड़ी खेल छोड़ रहा है, वो टेस्ट मैच छोड़ रहा है, वो खेल से संन्यास ले रहा है, यूं क्यों लिखते हैं। विकास शब्द से वो बहुत चिढ़ते थे। विकास जो है, जिसकी विडंबनाएं अब हम लोगों को कहीं ज्यादा समझ में आ रही हैं, जो हम देख रहे हैं कि विकास जो है बिल्कुल कैंसरस ग्रोथ वाला विकास है, इसको अनुपम जी बहुत पहले देख चुके थे। वो उदारीकरण शब्द से बहुत चिढ़ते थे। उनका मैंने चिढ़ना शब्द में सायास तौर पे वापस ले रहा हूं, क्योंकि चिढ़ने शब्द का मेल उनके व्यक्तित्व के साथ नहीं बनता है। लेकिन वो इन शब्दों को पर एतराज करते थे। उनका कहना था कि ये जो उदारीकरण है, असल में ये तो सख्तीकरण है, इसको हम उदारीकरण क्यों बोलते हैं। वो बोलते थे कि विकास कहाँ, ये तो विनाश है। तो ये जो थी भाषा को लेकर उनकी समझ, बिल्कुल बोलचाल की भाषा। और जो मैं कह रहा था कि भवानी प्रसाद मिश्र का, फिर मुझे ख्याल आ रहा है, क्योंकि अभी बोलते बोलते ध्यान आया कि असल में इस भाषा की वकालत तो भवानी प्रसाद मिश्र कर गए थे। वो अपनी कविता में कलम अपनी साध और बात अपने मन की ठीक कहे एकाध, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तो लिख और उसके बाद हमसे बड़ा तो दिख। तो जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तो लिख, ये मुझे लगता है कि पत्रकारिता के व्याकरण का सबसे पहला वाक्य होना चाहिए। और वही वाक्य अनुपम जी ने जनसत्ता वालों को सिखाया, वही वाक्य प्रभाष जी ने जनसत्ता वालों को सिखाया। ये अलग बात है कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह लिखना आसान नहीं होता है। अखबार धीरे धीरे दो मरे 32 घायल की जिस बिल्कुल यांत्रिक शब्दावली में बदलते जा रहे हैं, वो इसलिए नहीं कि लोगों की जुबान बोल रहे हैं, वो शायद समझते हैं कि वो लोगों की जुबान बोल रहे हैं, लेकिन वो लोगों के शब्द बोल रहे हैं, लोगों की आत्मा तक उनकी पहुंच नहीं है, जो अनुपम जी की होती थी, जो वहां तक जाते थे। उनकी भाषा फिर दोहराना होगा, निर्मल जल जैसी थी, जो मतलब हिंदुस्तान की मिट्टी के घड़े में रखी हुई थी। घड़े से मुझे याद आता है, जो मैंने सोचा था कि अनुपम जी के बारे में सोचते हुए या कई लोगों के बारे में सोचते हुए मुझे लगता है, मनोहर श्याम जोशी ने कुरु कुरु स्वाहा के शुरुआती संस्करणों में एक भूमिका आभार दिखता है उनका, जो पता नहीं बाद में प्रकाशकों ने क्यों हटा दिया। वो हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऋत्विक घटक के नाम, जिसमें वो बोलते हैं मनोहर श्याम जोशी कि घड़े थे आप, सागर थे आप, लेकिन घड़े में घड़े जितना ही समाया। मुझे लगता है कि अनुपम जी ऐसे ही सागर थे
हम लोगों के घड़े में, मेरे घड़े में तो उतना भी नहीं आया जो एक घड़े में आ सकता था, क्योंकि शायद हमारी पीढ़ी या हमारा समय हम लोगों को ज़्यादा चिकना घड़ा बना दे रहा है। चीज़ें आती हैं, टिकती नहीं हैं, फिसल जाती हैं और हम बार-बार याद करते हैं कि क्या वो दौर था। प्रभाष जी और अनुपम जी की बात मैंने की। दोनों कई मामलों में मतलब प्रभाष जी अनुपम जी के बारे में जब भी बात करते थे, बहुत सम्मान से करते थे। ऐसे आत्मीय सम्मान के साथ, लेकिन कई बार मुझे दोनों एक दूसरे से उलट तो नहीं, लेकिन काफ़ी अलग दिखाई पड़ते थे। प्रभाष जी में एक तरह की लड़ाकू अक्खड़ता थी। मतलब वो हमले करना भी जानते थे, हमलों को झेलते भी थे, पलटकर वार भी करते थे और इस पे वो फ़ख्र भी करते थे। मैंने कई बार देखा है उनको। अनुपम जी में ये सब नहीं था। अनुपम जी जैसे हर युद्ध से ऊपर थे। वो हर बाउंसर को मतलब दाएँ-बाएँ से निकल जाने देते थे। उसको थोड़े स्नेह से देख के कि बेचारे बॉलर ने कुछ ज़्यादा मेहनत की, इतनी मेहनत उसको नहीं करनी चाहिए थी। तो ये जो चीज़ है, ये अनुपम जी के व्यक्तित्व को धार बोलना फिर मैं बोल रहा हूँ, लेकिन वो ऐसा घुमाव देती थी, वो ऐसा कवच देती थी कि आप उन पे हथियार फेंकने की जगह हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो जाते थे, बल्कि वो निष्कवच थे और इसलिए उनके पास निहत्थे जाया जा सकता था। मैं देखता हूँ कि हमारे बीच बहुत सारे लोग तरह-तरह के कवच लगाए होते हैं। उन कवचों के बीच मतलब और दूसरे बहुत सारे हथियार छुपाए चलते हैं। हम लोग सब जैसे एक दूसरे का इम्तिहान लेते हैं, लेकिन जब आप निहत्थे होकर जाते हैं और सामने वाला निष्कवच हो, तो जो मतलब मेल होता है, जो मिलाप होता है, जो संवाद होता है, वो सच्चे अर्थों में बिल्कुल असली, वास्तविक और ज़्यादा संभावनाओं और से भरा और सजीव होता है। अनुपम जी के साथ हर स्तर पे ये संवाद सहज था, बहुत आराम से चल सकता था। एक चीज की चर्चा बहुत कम लोगों ने की है अनुपम जी के संदर्भ में। मतलब अक्सर चूंकि हम उनकी सादगी की बात करते हैं, उन्होंने पानी को बचाने का ही ढंग नहीं बताया था। असल में पानी तो उनकी बुनियादी चिंता थी, पानी का ख्याल तो बुनियादी ख्याल था उनका कि आप तालाब को कैसे बचाएं, कैसे पानी को बचाएं। वो असल में परंपरागत ज्ञान को बचाने की बात करते थे, उस परंपरागत समाज को बचाने की बात करते थे जो अपना पानी बचा के रखता था, जो अपना जीवन चलाने का ढंग, उसकी प्रविधि जानता था। उनकी फिक्र ये नहीं थी कि पानी बचे, उनकी फिक्र समाज को बचाने की थी। साफ माते का समाज, नदियों के गंदा होने को लेकर, बाढ़ों को लेकर उन्होंने, वो शायद मेरा ख्याल है पहले व्यक्ति रहे होंगे जिनको ये बात सबसे तीक्ष्णता के साथ समझ में आई कि जितने ज्यादा बांध बन रहे हैं, उससे बाढ़ उतनी ही ज्यादा आ रही है। अभी मुझे ख्याल आ रहा है कि शायद टैगोर ने भी कभी मुक्त धारा में इस बात का जिक्र, ने बड़े बांधों का विरोध किया था और मुक्त धारा 20s में कभी आई होगी तो आई होगी। तो नदियों पे जो टैगोर की राय थी, उसमें बात आती है कि बड़े बांधों का विरोध है, लेकिन जितने विस्तार से, जितने तर्क के साथ और जितने तथ्यों के साथ अनुपम जी ने समझाया कि बड़े बांध जो हैं या बांध जो हैं, आप नदियों को जितना बांधोगे, नदियां नए नए रास्ते निकलने के खोज लेंगी और आप बाढ़ की विभीषिका के साथ उतना ही आपको जूझना होगा। उन्होंने बहुत विस्तार में समझाया कि बाढ़ असल में प्रकृति का और जीवन का एक हिस्सा है, उसके साथ जीना सीखना होगा। उन्होंने बताया कि ये जीवन जीना आता भी था, सबको मालूम था कि बाढ़ कहाँ से आएगी, कब आएगी और उसकी तैयारी हो जाती थी। लेकिन अब बाढ़ बिल्कुल अनिश्चित हो गई है, पूरा का पूरा मौसम चक्र बदल रहा है और अब मौसम मौसम वैज्ञानिक बोलते हैं कि अचानक मतलब अचानक हुई बारिश, अचानक पड़ा सूखा, कुछ पता नहीं चलता है चीजें कैसे जा रही, किधर जा रही हैं। अभी मैं थोड़ा विषयांतर होगा, लेकिन इत्तेफाक से अभी ही मैंने बिल्कुल अमिताभ घोष का उपन्यास गन आइलैंड खत्म किया है और वो बताता है कि कैसे
बदलते पर्यावरण की वजह से मछलियां अपना घर छोड़ के कहीं जा रही हैं, कीड़े अपना घर छोड़ के कहीं जा रही हैं, बादल तरह तरह के रवैये दिखा रहे हैं। दुनिया विनाश की ओर बढ़ रही है जिस पे किसी की नजर नहीं है। खैर, ये विषयांतर छोड़ूं, अनुपम जी पे लौटूं और उनकी वो जो बात थी कि वो असल में समाज की बुनियादी समझ, पारंपरिक समझ और जिसे आधुनिकता कहते हैं उसको चुनौती देते थे। कई बार मेरा मन होता था कि कोई एक अवसर निकालूं और उनसे बहुत तीखी बहस करूं, आधुनिकता के बहुत सारे सवालों को लेकर, परंपरा की बहुत सारी सीमाओं को लेकर और उनके रवैये को लेकर, कि हमारे समाज में जो जातिगत, जो सांप्रदायिक और कई तरह के भेदभाव दिख रहे हैं, उसके बारे में सामाजिक परंपरा ने उनसे कैसे मुठभेड़ की, इस पे वो कुछ कहें, कुछ बताएं। लेकिन ऐसा अवसर नहीं निकला। हर अवसर हमेशा आपको मिलता नहीं है और बहुत सारे सवालों के जवाब हमेशा हमेशा के लिए रह जाते हैं। तो मेरे दिमाग में बात थी कि कभी एक बार ये मुठभेड़ मैं उनसे करूंगा। जिस एक चीज का ख्याल किसी को जिस पे ध्यान नहीं जाता है, वो अनुपम जी का सौंदर्य बोध था, वो उनकी सुरुचि थी। मतलब जो किताबें उन्होंने छापी, जो पत्रिकाएं, गांधी मार्ग जो उन्होंने निकाला, इतना सुरुचिपूर्ण, सादगी का सौंदर्य क्या होता है, ये चीज फिर उनको शायद गांधी के करीब ले जाती थी। गांधी के भीतर स्थापत्य की सुरुचि थी कि नहीं मुझे नहीं मालूम, मतलब लेकिन जो कवर आज भी खड़े हैं, तालाब का कवर, हिंदी के प्रकाशन संसार में ऐसी किताबें आपको मिलती कहाँ हैं। चित्र मिलेंगे तो मतलब वो किताबों और लेखों से बिल्कुल कटे मिलेंगे, पैरा मिलेगा तो एक दूसरे से विच्छिन्न मिलेगा। एक किताब ऐसी जिसमें चित्र और शब्द बिल्कुल एक साथ एक लय में हो और उनका अपना एक सुरुचिपूर्ण ढंग हो, यह आपको कहीं और किसी दूसरे प्रकाशन में, हिंदी में कम से कम, दिखाई नहीं देता है। और दूसरी भाषाओं या विदेशी किताबों में भी मुझे वो चीज मैं ठीक से दिखा शायद नहीं पा रहा हूं, लेकिन वो हर पृष्ठ पे एक सुंदर सा रेखांकन जो अपने आप में ध्यान खींचे, और वो सिर्फ ध्यान न खींचे, वो विषय को उतनी संवेदनशीलता के साथ रखे। मुझे ख्याल है कि मेरी बातचीत 2-3 साल पहले हमारे बीच की एक कलाकार हैं, अपराजिता शर्मा। उन्होंने कई किताबों का रेखांकन किया, नीलिमा चौहान की किताब का किया था। उनकी शिकायत थी कि लोग किताब में अक्षर शब्द देखते हैं, वाक्य देखते हैं, वो रेखांकनों को नहीं देखते हैं। वो नहीं मानते कि किताब में जो लिखा हुआ शब्द है और जो रेखांकन है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, रेखांकन उसके सहायक नहीं है। तब मेरे दिमाग में बात आई थी कि लेकिन ज्यादातर किताबों में रेखांकन सिर्फ भर्ती की जगह की भूमिका निभाने में निकल जाते हैं। अनुपम जी की किताबों के साथ ऐसा नहीं था। वो बड़े अर्थपूर्ण रेखांकन थे और वो यहाँ वो कहीं किसी की नकल फिर नहीं थी। फिर इत्तेफाक से दिलीप चिंचालकर ने ये चित्र बनाए थे इन किताबों के, कहीं उनका नाम भी इसमें है। ये सुंदर सा चित्र, हाँ शायद अब ठीक से मैं दिखा पा रहा हूँ। तो ये सारे चित्र इस किताब के और दिलीप चिंचालकर साहब के बनाए हुए हैं। हाल ही में उनका भी देहांत हुआ है और अचानक उनको याद करने का अवसर मिला तो अच्छा लगा। तो अनुपम जी की दूसरी किताबों का जिक्र, अनुपम जी की एक किताब और है, राजस्थान की रजत बूंदें। ये बहुत दिलचस्प किताब है। इस किताब में राजस्थान के बारे में वो बताते हैं कि कैसे यहाँ पानी बचाने का जतन किस तरह किया गया, बादलों को कितनी तरह के नामों से पुकारा गया। और फिर इस किताब में, इस किताब के फोटोग्राफ, इसके चित्र फिर वो उतने ही सुंदर, उतने ही प्राणवान, उतने ही जीवंत। आप पाते हैं कि अनुपम जी की जो कला दृष्टि थी, वो मतलब किसी भी पेशेवर कलाकार से या
पुस्तक शिल्पी से कम नहीं थी, वो उससे कई गुना आगे थी। उनको उनके इस पक्ष पे बिल्कुल अलग से काम करने, विचार करने की जरूरत है। गांधी मार्ग जब उन्होंने निकाला, कितने कम साधनों में कितनी सादा सी पुस्तक, पत्रिका, उसको हाथ में लेने का सुख था। और उसकी जो सामग्री वो चुनते थे, मतलब पुरानी सामग्री है, लेकिन इतने करीने से रखी हुई, इतने अच्छे से चुनी हुई। गांधी जी के प्रसंग, विनोबा के प्रसंग, दूसरे लेखकों के एक दो बार हमें भी छपने का सौभाग्य मिला। और उनके निधन के बाद भी उसके अंक आते रहे, ठीक से आते रहे, बल्कि अब उनमें ज्यादा सज्जा दिखाई देती है। लेकिन सादगी और सुरुचि का जो मेल अनुपम जी छोड़ गए थे, उसको दोहराना तो संभव नहीं हुआ है। ये बात विनम्रता पूर्वक अपने उन साथियों के साथ जो मौजूदा गांधी मार्ग के प्रकाशन से जुड़े हुए हैं, उनसे क्षमा मांगते हुए मैं ये बात कहूंगा। अनुपम जी के बीच दूसरी बात जो थी, परफेक्शन। जब किताबों के प्रकाशन की ही बात हो रही है, उस परफेक्शन को देखिए। मतलब हिंदी के बड़े से बड़े काम में आम तौर पे ब्यौरे देने का, शब्द सूची देने का कोई रिवाज नहीं है, जिसको बिब्लियोग्राफी बोलते हैं, वो सब देने का कोई चलन नहीं है। अनुपम जी की छोटी छोटी किताब में भी 108 पन्ने की किताब है, इसमें भी वो दे रहे थे। और ये किताब, मतलब अनुपम मिश्र नाम के लेखक ने इस किताब से अपने आप को काटे रखा। इसका कॉपीराइट अपने पास नहीं रखा कि तो समाज की किताब है, लोगों के पास पहुंचे। और ये किताब कितनी छपी, वो एक बात और बताऊं कि जब भी इसका नया संस्करण आता था, उसकी 2-3 प्रतियां वो मुझे दिया करते थे कि भाई तुमको ये 2-3 प्रति भेज रहा हूं, ये 4 प्रतियां भेज रहा हूं। वो जानते थे कि मैं बांट दूंगा, और सारा मैं बांटता जाता था। ये प्रति उन्होंने कहा था कि ये अलग से तुम्हारे लिए भेज रहा हूं, इसमें ये 2012 के बाद कभी छपी थी। कहा कि इस संस्करण में पहले छपे संस्करणों का ब्यौरा है कि कब किसने कितनी किताब छापी है, जो आपको दूसरे संस्करणों में नहीं मिलेगी, बाद वालों में कभी हुआ हो तो हुआ हो। इसमें उन्होंने बताया कि कहां से कितने संस्करण आए हैं। तो आप देखकर हैरान रह जाएंगे, जब हिंदी के संस्करण 300, 500 और 1100 पे जाके खुश हो जाते हैं। हिंदी के प्रकाशक 5000 किताबें बेच लेने को बेस्ट सेलिंग का अपना मान लेते हैं। हिंदी का स्टार राइटर, वो एंकर हो, फिल्म स्टार हो, उसकी किताब 50,000 बिक जाती है, नहीं 50,000, 15, 20, 25,000 बिक जाती है, तो लगता है क्या भूचाल आ गया। अनुपम जी की ये किताब 2012 तक 1 लाख से ज्यादा प्रतियों का ब्यौरा है जो यहां छपी है। यानी 1993 जुलाई में पहला संस्करण 3,000 प्रतियों का, मार्च में 4,000 प्रतियों का, 94 में, मार्च 98 में फिर 3,000 प्रतियां, 2002 में 3,000 प्रतियां, 2004 में 10,000 प्रतियां। ये विशेष संस्करण 2012 का है जो मेरे हाथ में है, ये 2,000 प्रतियां। इसके अलावा ये वो सब है जो गांधी शांति प्रतिष्ठान ने छापे। चूंकि इन्होंने कॉपीराइट अपने पास नहीं रखा, कभी किसी रॉयल्टी की मांग नहीं की, तो भाषा ज्ञान विज्ञान परिषद नई दिल्ली ने 25,000 कॉपियां छापी, मध्य प्रदेश सरकार ने 25,000 छापी, अभिव्यक्ति मध्य प्रदेश ने 500 छापी, उत्थान माहिती ने 500 छापी, वाणी प्रकाशन नई दिल्ली ने 1100 2003 में छापी। उसके बाद स्वराज प्रकाशन ने 5,000, नई किताब जमालपुर बिहार ने 1100, सतीश बुक डिपो ने छापी, कितनी छापी ब्यौरा नहीं है। नेशनल बुक ट्रस्ट ने 5,000 और फिर 7,000। वो तो कुल मिला के आप इनको जोड़ेंगे, मैंने जोड़ा, 1 लाख से ज्यादा प्रतियां यहीं दिखाई पड़ रही हैं। तो ये जो है, इतनी सारी इतने सारे संस्करणों के बाद, और ये दूसरी भाषाओं की बात मैं नहीं कर रहा हूं, पंजाबी में, बांग्ला में, मराठी में और विदेशी भाषाओं में भी इसके अनुवाद हुए, जिनके बारे में कभी उन्होंने श्रेय लेने की कोशिश नहीं की। तो ये जो चीज है वो अपने आप में अद्भुत है, जिसका कोई
मुकाबला नहीं है। तो इस सुरुचिपूर्णता की बात, इस संबंधों को निरंतर बनाए रखने की बात, उनके आखिरी लम्हे की बात भी मुझे याद है। जब कैंसर से वो जूझ रहे थे, तब भी जब उनका फ़ोन आया, उनके स्वर में कहीं कोई चिंता, परेशानी, तकलीफ़, कातरता नहीं थी। अ, थकान भी मैंने महसूस करने की कोशिश की, तो मुझे लगा कि शायद थोड़ी है। लेकिन वही आश्वस्ति भरा भाव, "कैसे हो भाई? क्या हाल है? क्या कर रहे हो?" इस अंदाज़ में सूचनाएँ लेके, और मैं शर्मिंदा सा कि इनको देखने तक नहीं गया। ये बीमार थे, अस्पताल में थे, और मैं बस दूसरों से हालचाल लेता रहा। तो ये एक ऐसी चीज़ है, जो अनुपम जी से सीख पाना बहुत आसान नहीं होता है। हम लोग बड़ी आसानी से बोल देते हैं, अमुक से हमने अमुक चीज़ें सीख ली। लेकिन बहुत सारी चीज़ें भीतर से आती हैं। जिनको आप विरासत से बोलते हैं, वो भी शायद पूरी तरह नहीं होती है, उसको भी अपने भीतर पकाना पड़ता है। अनुपम जी ने वो पकाया था। उसमें सबसे प्रखर जो चीज़ थी, प्रबल जो चीज़ थी उनके भीतर, वो कोई मोह न होना। जैसे वो बहुत सारी चीज़ों से परे थे, बहुत सारे टकरावों से परे थे। टकरावों से परे होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती है, और हमने ऐसे लोग देखे हैं जो हर टकराव में जैसे अपना एक पाँव डाल देते हैं। प्रभाष जी का ज़िक्र हम लोग कर रहे थे, वैसे ही थे। वो मतलब हर जगह लड़ने-भिड़ने को तैयार, हर मोर्चा खोलने को तैयार होते थे। अनुपम जी जो हैं, एक निर्लिप्त भाव से, ऐसा नहीं कि उसका प्रतिरोध नहीं करते थे वो, लेकिन उनके प्रतिरोध का अपना एक ढंग था। उस प्रतिरोध का अपना एक अलग व्याकरण था, जिससे वो काम करते थे, और कई बार अपने विरोधियों के लिए भी वो बिल्कुल स्वीकार्य, समादृत हो उठते थे। तो उनकी ये खूबी, एक बात और मुझे याद आई अचानक बात करते-करते, वो टीवी पे आने से बहुत बचते थे। यानी कई बार कार्यक्रमों में उनको बुलाने की मैंने कोशिश की, लेकिन वो कभी राही जी को बुला लो, कभी किसी और को बुला लो। वो 5 नाम सुझा देते, लेकिन जो सबसे उपयुक्त नाम है, वो नाम वो गायब कर देते। मतलब अनुपम मिश्र का। वो अपने आप को, ना भैया मुझे तो छोड़ दो, यार मैं क्या बोलूँगा। विदेश यात्राओं के बारे में भी, मतलब उनके शिष्यों ने उनसे ज़्यादा नाम काले मका लिए, पुरस्कार हासिल कर लिए। अनुपम जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अनुपम जी अपना उन सब से अलग निर्लिप्त भाव से गांधी शांति प्रतिष्ठान में बैठकर, और जब वहाँ जाएँ आप तो खूब किताबों से घिरे वो बात करते हुए आपसे, काम भी चल रहा है, बात भी चल रही है। फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि बहुत कम अवसर थे, जब अपने लिए मौका मैंने निकाला, अनुपम जी के लिए क्या निकालता। लेकिन वो हमेशा वैसे ही मिले, सहज भाव से बिल्कुल बात करते हुए। जैसे उनको किसी प्राप्ति का कोई एहसास ही न हो, और किसी चीज़ के छूट जाने का कुछ पता ही न हो। तो ये जो चीज़ थी, ये निर्लिप्तता थी, ये जिसके लिए बहुत सारे शब्द इस्तेमाल हो सकते हैं। तो वो जो निर्वेद वाली स्थिति थी, वो उनको मतलब लगभग अतुलनीय ढंग से बड़ा बनाती थी। और तो मैं जो बात कर रहा था कि वो टीवी पे बिल्कुल आना नहीं चाहते थे। एक बार लगभग ज़िद करके मैंने कहा कि मैं तो आपका इंटरव्यू करूँगा। ये इस विशेष संस्करण से के प्रकाशित होने से पहले की बात है। नहीं, बल्कि और पहले की बात, 2003 की ही बात है, जब मैं पहली बार टीवी चैनल में काम कर रहा था, एनडीटीवी में मैंने जॉइन किया था, उस समय की बात है। मैं गया, मैंने उनको कहा कि इंटरव्यू करूँगा, वो अंततः मान गए, और हमने आधे घंटे उनसे बातचीत की, अलग-अलग मुद्दों पे बात की, शूट किया उनका ढेर सारा। मैं बिल्कुल लबालब लौटा। लेकिन 1-2 दिन निकल गए, मुझे उसको ठीक से एडिट, उस समय लीनियर एडिटिंग होती थी, मतलब टेप पे कोई चीज़ होती थी जिसको आप पहले इंजेस्ट करते थे, मशीन में डालते थे, उसके बाद उससे एडिटिंग करते थे। आज वाली नॉन लीनियर सिस्टम वो नहीं था। वो किसी तकनीकी वजह से वो टेप डिलीट हो गया मुझसे, या उसमें कुछ और रिकॉर्ड हो गया, मेरी समझ में नहीं आया। अनुपम जी ने कभी पूछा नहीं, मैंने उनको कभी बताया नहीं। कई शायद साल बीत गए होंगे, कुछ महीने बीत गए होंगे, तब मैंने कहा कि अनुपम जी ऐसा-ऐसा हो गया,
वो हंसे कि जाने दो भैया, जो होता है अच्छा होता है, अच्छा हुआ नहीं आया अपन अच्छा रहा। तो इस तरह का उनका व्यक्तित्व था। बाद में, बरसों बाद में रवीश ने उनसे 1 घंटे का कार्यक्रम किया। तब मुझे लगा कि कुछ हिस्सा मेरे कर्ज का भी उससे उतरा। खैर, वो बातचीत बहुत अच्छी बातचीत है, जो टीवी चैनलों पे बड़ी आसानी से यूट्यूब पे सुलभ है। लेकिन मैं अब बातचीत को पूरी समेटूं, क्योंकि जो मुझे समय दिया गया था, मैं उस मर्यादा के भीतर लगभग उस समय पूरा कर चुका हूं। अगर अनुपम जी के व्यक्तित्व को मुझे 2-3 शब्दों में रखना हो, तो मैं उनमें चुनूंगा सादगी, सौंदर्य और स्वतंत्रता। स्वतंत्रता इस मायने में कि वो जो नदियों को बांधने के खिलाफ थे। बोलते थे कि तुम सैकड़ों ट्रक लाके भी नदियों की गाद खत्म नहीं कर सकते हो, उसको नदियां ही हटाएंगी, वही अपनी ताकत से उनको साफ करेंगी। नदियों को उनकी ताकत लौटाओ। तो शायद वो नदियों की ही नहीं, मनुष्य की भी जो अपनी अंदरूनी शक्ति होती है, उस पे भरोसा करते थे, उसको जगाने की बात करते थे। जब मैं सौंदर्य की बात कर रहा हूं, तो किसी उथले सौंदर्य की बात नहीं कर रहा हूं। एक तरह की संपूर्णता जो उनके पूरे काम में थी। उसमें रिसर्च होगा तो पूरा होगा, उसका प्रकाशन होगा तो सुरुचिपूर्ण होगा, उसमें सारे ब्यौरे होंगे, एक एक बात का, जिसके लिए अंग्रेजी में परफेक्शनिस्ट शब्द चलता है, वो उन पे बिल्कुल खरा उतरता था। तो सादगी, सौंदर्य और स्वतंत्रता, इन 3 शब्दों से अनुपम जी का जो निर्द्वंद व्यक्तित्व बनता था, वो कई तरह के मोह से भी स्वतंत्र थे। वो आज भी हम लोगों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बोलते हुए मैं संकोच करूंगा, न उन पे जचता है, न मेरी मानसिकता में वो शब्द समाता है। लेकिन वो एक ऐसे अग्रज, ऐसे पूर्वज हैं, जिनकी अंगुली पकड़कर, जिनकी किताबों के साथ, और सिर्फ उनके अक्षर नहीं, उन अक्षरों की आत्मा को समझ के हम आगे बढ़ें, तो काफी कुछ सीख सकते हैं, या काफी कुछ ऐसा अपने भीतर पैदा कर सकते हैं जिससे एक नई दृष्टि हासिल करें। बीच में बिजली भी गुल हो गई थी, तब भी आप लोगों ने धीरज से ये पूरी बातचीत सुनी, ये संवाद मेरा सुना। अनुपम जी की स्मृति को मैं प्रणाम करता हूँ। हमने अपने कई पूर्वज इन वर्षों में खो दिए। जैसे जो एक बौद्धिक छांव हमारे ऊपर हुआ करती थी, वो धीरे धीरे जा रही है। हमें इसका एहसास होना चाहिए। हमें अनुपम जी की विरासत को बचाए रखना चाहिए। नमस्कार।